हो गया। सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। हमने आपके पॉलिटी का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया जिसमें हमने आपका जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने कवर किया है। जो भी बच्चे जिन्होंने वीडियो को उसको नहीं देखा है वो जाकर उसको देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है, इसलिए उसको पढ़ना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो हमने क्या किया है कि हमारे पॉलिटी के रिवीजन सेशन में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जहां से क्या होता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि हमारे पॉलिटी के रिवीजन सेशन में हम लोग उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे जहां से क्या होता है क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है। तो हमने आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया यानी आपके संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होता है। फिर उसको पढ़ने के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वह क्या है, आपके संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि आखिर संविधान सभा की मांग किसने की। जब तक हम लोगों ने संविधान सभा की मांग नहीं की तब तक हमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान सभा की मांग किसने की, फिर हमारे संविधान सभा का गठन कैसे होता है, फिर हमारे संविधान सभा की कार्य प्रणाली को हम लोग देखेंगे। फिर क्या होता है कि जब संविधान सभा बनता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान अलग देश की मांग करता है। तो जब पाकिस्तान हमारे संविधान सभा से अलग होता है तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे संविधान सभा में कुछ परिवर्तन किया जाता है, तो उसको भी देखेंगे। फिर क्या होता है कि हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए 6 अलग अलग समितियां बनाई गई थी। उसके कौन कौन से व्यक्ति कौन अध्यक्ष थे, तो उन समितियों के अध्यक्ष के नाम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, आपके पॉलिटी का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया जिसमें हमने आपका पहला टॉपिक हमने क्या क्या कराया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लेकिन आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण पढ़ के फिर थोड़ा सा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषता क्या है यानी संविधान क्यों हमारे लिए जरूरी है, और संविधान की विशेषता को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे संविधान कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने लिखित संविधान सुना होगा, अलिखित संविधान सुना होगा, कठोर संविधान सुना होगा, लचीला संविधान सुना होगा यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चारों संविधान, आखिर कठोर संविधान किसको कहा जाता है, लचीला संविधान किसको कहा जाता है। फिर उसको पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे विश्व में सबसे पहले किस देश का संविधान बना था। तो सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपके जो एम लक्ष्मीकांत बुक में जो भी चीजें लिखी गई है हम लोग उसी को फॉलो करें। तो पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि आखिर आपके संविधान के निर्माण में क्या क्या चीजें मतलब उस बुक में लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्लाइड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है, रिवीजन सेशन है, और हम स्लाइड लेकर आए और उसी को पढ़ाकर चले जाए तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो आपको भी अपने नोटबुक में लिखना है जिससे चीजें क्या होगी, जल्दी अच्छे से रिवीजन होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि चीजों को लिख कर रिवीजन कीजिए, तभी चीजें अच्छे से और लंबे समय तक याद रहती है। तो इसलिए हम ज्यादातर स्लाइड का यूज नहीं करते, हम खुद से बोर्ड पे लिखते हैं और आपको भी मेरे साथ लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे संविधान सभा की मांग किसने की, क्योंकि कोई भी चीज बिना मांगे हमें तो उस टाइम पे मिल नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे संविधान सभा की मांग किसने किया, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा कि हमारे संविधान सभा की मांग किसने की, ठीक है। देखिए अब हम अगला स्लाइड ले लेते हैं, संविधान सभा की संविधान सभा की आपकी मांग किसने की। तो आपके संविधान सभा की मांग किसने की, ऐसे अनऑफिशियली यानी अनौपचारिक तरीके से तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन ऑफिशियली रूप से यानी औपचारिक तरीके से सबसे पहले किसने किया था, हमारे एम लक्ष्मीकांत में उन्हीं के नाम को जिक्र किया गया है यानी उन्हीं के नाम को पहले बताया गया है, तो हम उन्हीं के नाम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके संविधान सभा की मांग किसने किया उसको हम लोग देखते हैं।
कि आखिर आपके संविधान सभा की मांग सबसे पहले ऑफिशियली रूप से किसने किया था? तो आपके संविधान सभा की मांग ऑफिशियली रूप से किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। जो आपके एम.एन. रॉय थे उन्होंने 1934 में कहा कि हमें क्या करना है, हमें अपनी संविधान सभा का निर्माण करना है। तो सबसे पहले 1934 में आपके ऑफिशियली रूप से किसने कहा? तो आपके 1934 में यानी 1934 में आपके एम.एन. रॉय ने आपके 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। तो इतना आपको चीजें समझ में आ रही कि हमने आपको क्या बताया कि आखिर हमारे संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया? आखिर किसी ने मांग किया होगा तभी हमें चीजें क्या होती है, मिलती है। तो आपको हमने क्या बताया कि सबसे पहले 1934 में, यानी जो आपका 1934 का समय होता है 1934 में क्या करते हैं, हमारे एम.एन. रॉय ने क्या किया, हमारे संविधान सभा की मांग की। तो ऐसे मांग तो लोग कर रहे थे और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे कि हम उसमें विचार करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि हमारे संविधान सभा की मांग ऑफिशियली रूप से यानी औपचारिक तरीके से सबसे पहले किसने किया था? तो आपके कौन हो जाएंगे? एम.एन. रॉय हो जाएंगे। तो जो आपके एम.एन. रॉय थे उन्होंने क्या किया, ऑफिशियली रूप से संविधान सभा की मांग की। जब हमारे 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की तो फिर क्या होता है कि आपके 1938 में, यानी 1938 में क्या होता है, आपके 1938 में क्या आते हैं, नेहरू जी आते हैं और नेहरू जी कहते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो जो आपके नेहरू जी थे उन्होंने 1938 में क्या कहा, देखो 1938 में नेहरू जी ने हमारे क्या कहा, नेहरू जी इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा संविधान है तो संविधान सभा का निर्माण कौन करेंगे, तो हमारे संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो 1938 में आपके नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण आपके कैसे होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे देश का संविधान है उसको कौन लोग बनाएंगे, तो उसके जो हमारे देश के युवा लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे लिए हमारे देश के लिए क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। तो हमने आपको पहली चीज क्या बताया कि आपके संविधान सभा की मांग सबसे पहले ऑफिशियली रूप से किसने किया था, यानी अनऑफिशियल अनौपचारिक तरीके से ऐसे बहुत से लोग थे जो कि क्या करते थे, संविधान सभा की मांग करते आ रहे थे। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा कि ऑफिशियली रूप से, यानी सबसे पहले औपचारिक तरीके से हमारे संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एम.एन. रॉय ने 1934 में हमारे संविधान सभा की मांग की। और फिर हमने आपको क्या बताया कि 1938 में आपके आते हैं नेहरू जी और नेहरू जी कहते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यानी जो देश के हमारे युवा लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे लिए संविधान का निर्माण करेंगे। तो इतना बातें आपको समझ में आ गई कि हमने आपको क्या पढ़ाया कि आखिर संविधान सभा की मांग किसने की, तो आपके संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने किया। फिर 1938 में हमारे नेहरू जी आते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अब चीजें यहाँ तक चलती है और फिर आपके अब थोड़ा सा कहानी को आगे ले चलते हैं। ठीक है, फिर आपका 1940 में क्या होता है, 1940 में आता है हमारे लिए अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, देखिए अब कैसे कैसे चीजें आगे जाती है उसको देखते हैं। आपके लिए 1940 में क्या आता है, 1940 में क्या आता है, अंग्रेजों ने हमें क्या दिया, अगस्त प्रस्ताव।
अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि हम तो संविधान सभा की मांग करते आ रहे थे। तो आपका 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ये जो आपका अगस्त प्रस्ताव है इसको हम लोग हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रोविजन थे, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था इसमें बस यह बात बोल दिया गया कि हम आपके संविधान सभा जो आप बनाने की मांग कर रहे हैं हम उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो आपका 1940 में क्या आता है, आपका 1940 में क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है और इसमें अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम आपके संविधान सभा को बनाने के लिए क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो इस पे इन लोगों ने क्या कह दिया कि विचार, एक मिनट ये हैंग क्यों कर रहा है। तो 1940 में आपका क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम इस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। फिर आपका क्या होता है कि 1942 का समय आता है। तो 1942 में क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। जब क्रिप्स मिशन भेजा जाता है तो उसके भी कुछ अलग प्रोविजन थे और उस क्रिप्स मिशन में भी क्या बोला जाता है कि हम आपके संविधान सभा बनाने के लिए क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो आपको 1942 तक की कहानी समझ में आ गई कि 1940 में आपने अगस्त प्रस्ताव भेजा और इसमें क्या कहा कि हम विचार करेंगे, यानी विचार करेंगे। और फिर आपका 1942 में हमने क्या कहा कि आपका 1942 में आता है, 1942 में आता है आपका क्या, अब क्रिप्स मिशन, यानी 1942 में आपका क्या, हमारे हम मतलब हम लोगों के लिए अंग्रेजों ने क्या भेजा आपका, क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में भी क्या कहा गया कि आप जो संविधान सभा बनाने की मांग कर रहे हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी विचार करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे कि अभी विचार करेंगे, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, अभी हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई कि हमारे 1934 में हमारे एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। फिर आपके 1938 में जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी जो हमारे देश के युवा लोग हैं वो मिलकर क्या करेंगे, हमारे लिए संविधान बनाएंगे। फिर आपका 1940 में क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें अंग्रेजों ने हमें हमारे लिए दिया अगस्त प्रस्ताव। और उस अगस्त प्रस्ताव में उन लोगों ने क्या कहा कि आप जो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे अभी। फिर क्या आता है आपका 1942 में क्या आता है आपका क्रिप्स मिशन आता है। तो जैसे क्रिप्स मिशन आता है तो उसमें भी क्या बोला जाता है कि हम विचार करेंगे। तो 1942 तक की चीजें आपको समझ में आ रही है। 1934 से हमने स्टार्ट किया, 1942 तक आ गए। फिर आपका अब चीज क्या होता है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, क्या होता है कि आपका 1945 में क्या होता है कि 1945 में, देखो 1945 में क्या होता है, 1945 में क्या होता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। 1945 में आपका क्या होता है, एक मिनट, हाँ आ गया। तो देखिए आपका 1945 में क्या होता है, यानी 1945 में, 1945 में क्या होता है आपके ब्रिटेन में क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो 1945 में हमने क्या देखा कि आपके ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। यानी जो ब्रिटेन है जो कि हम पर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा, आपका इलेक्शन होगा। तो 1945 में हमने क्या देखा कि हमारे ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। तो जैसे हमारे भारत में दो मेजर पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं दो लोगों के बीच में हमेशा क्या होता है, फाइट चलता है। तो वैसे ही आपके ब्रिटेन में भी कौन सी दो मेजर पार्टियां थी, उनके नाम को हम लिखते हैं। आपके ब्रिटेन में दो मेजर पार्टी थी। एक पार्टी का क्या नाम था, कंजर्वेटिव पार्टी। एक पार्टी का नाम क्या था आपका, कंजर्वेटिव पार्टी। एक पार्टी का नाम क्या था आपका, कंजर्वेटिव पार्टी। और जो आपकी दूसरी पार्टी का नाम था, दूसरी पार्टी का नाम क्या था, लेबर पार्टी। लेबर
पार्टी। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे 1945 में यानी 1945 में क्या होता है, आपके ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। और जब ब्रिटेन में इलेक्शन होता है तो हमारे ब्रिटेन में दो मेजर पार्टियां होती है, जिसमें से एक पार्टी का नाम क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरे पार्टी का नाम क्या था, लेबर पार्टी। तो जो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर्स थे यानी जो नेता थे जिन्होंने मतलब जो खड़ा हुए थे वोट लड़ने के लिए, तो वो कौन थे, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री याद आ रहा होगा कि विंस्टन चर्चिल के बारे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो जो आपके विंस्टन चर्चिल थे वो ब्रिटेन में ऑलरेडी पीएम थे, यानी वो पहले से ही क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री थे। और जो आपका लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी से कौन से लीडर खड़े हुए थे, तो उनका नाम क्या था आपका, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली। तो इतना बातें सबको समझ में आ रही है कि हम लोग कहाँ से 1934 से हमने कहानी को स्टार्ट किया। तो हमने आपको बताया कि 1934 में हमारे एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। फिर हमारे 1938 में हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। फिर 1940 में आपका आता है अगस्त ऑफर, उसमें अंग्रेजों ने कहा कि आप जो संविधान सभा की मांग करें तो हम उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। फिर आपका 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है, उस पर भी अंग्रेजों ने बोला कि हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। फिर हमने आपको क्या बताया कि 1945 में यानी 1945 में क्या होता है, आपके ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। तो जैसे ब्रिटेन में इलेक्शन होता है तो ब्रिटेन में दो मेजर पार्टियां होती है, जिस एक पार्टी का नाम क्या था आपका, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरे पार्टी का नाम क्या था, लेबर पार्टी। तो जो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे, आपके विंस्टन चर्चिल थे, जो कि ऑलरेडी हमारे ब्रिटेन में पीएम थे। और जो आपके लेबर पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे, क्लीमेंट इटली थे। तो इस इलेक्शन में क्या होता है कि जो आपके क्लीमेंट इटली थे वह क्या होते हैं, वहां पर जीत जाते हैं और ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं। तो जो आपकी लेबर पार्टी है यानी जो लेबर पार्टी है, यह बोल सकते हैं कि एक अच्छी पार्टी थी। इसका जो बोल सकते हैं कि भारतीयों के प्रति इसका झुकाव रहता था। तो जो आपके क्लेमेंट इटली है, जब यह पीएम बन जाते थे हालांकि इन्होंने पहले ही वादा किया था कि जब हम ब्रिटेन के पीएम बन जाएंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे और हम भारत को आजाद कर देंगे। तो आपकी क्लेमेंट इटली के जो पीएम थे, लेबर पार्टी के जो पीएम थे यानी जो लीडर थे वो क्लेमेंट इटली थे। अब वह क्या बन गए, हमारे ब्रिटेन के पीएम बन गए। तो जब यह हमारे ब्रिटेन के पीएम बन गए तो इन्होंने क्या भेजा, हमारे 24 मार्च 1946 को क्या भेजा, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। यानी 24 मार्च 1946 को इन्होंने क्या भेजा, आपके लिए कैबिनेट मिशन भेजा। अब ये जो आपका कैबिनेट मिशन का डेट है 24 मार्च 1946, आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में आपका स्टैटिक चीजें पूछ लेता है। हमारे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा कैबिनेट मिशन है 22 मार्च 1946 को आया था। तो सारे बच्चे क्या करेंगे कि मार्च देखकर क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन आपके 22 मार्च की जगह पे क्या होगा, 24 मार्च होगा। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, यानी हमारे जो क्लेमेंट इटली थे जो कि क्या बने थे, ब्रिटेन के पीएम बने थे। तो इन्होंने क्या किया कि आपके 24 मार्च 1946 को इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन को क्या किया, भारत में भेजा। अब ये जो आपका कैबिनेट मिशन था, अब इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। अब उस कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य का नाम आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, जिससे पता चलेगा कि आप किताबों को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के आपके कौन 3 सदस्य थे, उनका नाम क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका कैबिनेट मिशन था इसके 2 काम बताए गए थे कि पहला काम क्या था कि तुम जाओ और भारत में क्या करो। अब आगे हम लिख देते हैं कि आपका जो कैबिनेट मिशन है यानी जो आपका कैबिनेट मिशन है कब आता है, तो आपके 24 मार्च 1946 को क्या होता है, आपके भारत में आता है। इसका डेट क्या है आपका, 24 मार्च
1946। ये जो हम आपको डेट बता रहे हैं इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि आप 24 मार्च 1946 करना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पे 22 मार्च 1946 दे देता है, ठीक है, तो उसको याद करना है। तो जब यह आपका कैबिनेट मिशन आता है तो इस कैबिनेट मिशन के 2 काम दिए गए थे। पहला क्या कि आप भारत में जाओ और क्या करो, आप संविधान सभा की निर्माण करो। यानी पहला आपका काम क्या है कि आप भारत में जाना और संविधान सभा की क्या करो, निर्माण करो। तो पहली काम क्या होगी इसका कि संविधान सभा का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या होगा कि आपका क्या होगा कि अंतरिम सरकार बनाना। अब अंतरिम सरकार क्या होता है कि जब अंग्रेज हमारे भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो अब भारत में कुछ लोग मतलब ऐसे ही तो नहीं ना रहेंगे, बिना नियम कानून के नहीं रहेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी था कि एक अंतरिम सरकार बनाया जाए। जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वो अंतरिम सरकार क्या करेगी, हमारे देश को संभालेगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक आपका अंतरिम सरकार बनाया जाएगा। अंतरिम सरकार बनाना, अंतरिम सरकार बनाना। अब ये जो आपका अंतरिम सरकार बनाने को बोला गया था तो इसका भी डेट पूछा है कि इस अंतरिम सरकार को कब बनाया गया था। तो 2 सितंबर यानी 2 सितंबर 1946 को क्या होता है, आपका अंतरिम सरकार बनता है। तो हमने आपको क्या बताया कि कैबिनेट मिशन के 2 काम को बोला गया था कि जाओ भारत में जाओ, तुम 2 काम करना। पहला क्या करना, संविधान सभा की निर्माण करना, और दूसरा काम क्या करना कि आप अंतरिम सरकार का गठन करना, यानी अंतरिम सरकार को बनाना। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ रही है कि हमने क्या देखा, शुरू से हमने क्या देखा उसको हम फिर से समझा दे रहे। ठीक है, देखो हमने आपको क्या बताया कि हमारे संविधान सभा की मांग किसने की भारत में, तो अनऑफिशियली यानी अनौपचारिक तरीके से। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कि हमारे संविधान सभा की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। तो फिर 1934 में आपके पहली बार एम.एन. रॉय ने क्या किया, संविधान सभा की मांग ऑफिशियली तरीके से किया। फिर क्या होता है आपके 1938 में हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो हमारा संविधान का निर्माण होना चाहिए वह हमारे वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यानी जो हमारे देश के युवा लोग हैं वो क्या करेंगे, मिलकर हमारे संविधान का निर्माण करेंगे। फिर क्या होता है कि 1940 में आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। ये सबको हिस्ट्री में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो 1940 में क्या आता है आपका अगस्त ऑफर आता है, जिसमें अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप संविधान सभा की मांग करें, ठीक है, हम उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। फिर आपका 1942 में क्या आता है आपका क्रिप्स मिशन आता है। फिर अंग्रेजों ने क्या बोला कि इस पर हम विचार करेंगे। फिर आगे की हमने कहानी बताया कि फिर क्या होता है कि 1945 में आपके ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। तो जब ब्रिटेन में इलेक्शन होता है तो हम बताते हैं कि जहां पर भी इलेक्शन होता है तो वहां पर 2 मेजर पार्टी होती है। जैसे आपके भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट होता है, तो वैसे ही आपके ब्रिटेन में क्या होता है कि कंजर्वेटिव पार्टी तथा आपके लेबर पार्टी के बीच में क्या होता है, संघर्ष चलता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर कौन थे, आपके विंस्टन चर्चिल थे, जो कि क्या थे, ऑलरेडी वहां के पीएम थे। और आपके जो लेबर पार्टी है उसके लीडर कौन थे, आपके क्लेमेंट एटली थे, जो कि क्या है इसके प्रतिनिधि है। तो आपका जब 1945 में वहां पे इलेक्शन होता है तो जो आपके लेबर पार्टी के जो लीडर थे क्लेमेंट एटली, यह जीत जाते हैं और वहां के पीएम बन जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, भारत के लिए संविधान सभा की निर्माण करेंगे। तो इन्होंने क्या भेजा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा। तो कैबिनेट मिशन के हमने बताया कि 2 काम को बोला गया कि तुम जाओ भारत में संविधान सभा की निर्माण करो और दूसरा क्या करो, अंतरिम सरकार बनाओ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपके संविधान सभा का गठन देखेंगे कि आखिर अब हमारे संविधान सभा का गठन कैसे होता है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो आपके जैसे जैसे बुक में जो जो टॉपिक लिखा गया है हम उसी को करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका अब सेकंड टॉपिक क्या है कि हमारे संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो आपके संविधान सभा का गठन हमारे
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के आधार पर होता है। यानी कैबिनेट मिशन वहां से बनकर आती है और जब वो भारत आती है तो कैबिनेट मिशन ने जो जो प्रोविजन बताए, जो जो प्रावधान बताए, उसी के आधार पर क्या होता है, हमारे संविधान सभा का गठन होता है। तो आपकी सबसे पहले हमारे कैबिनेट मिशन में क्या प्रोविजन किए गए थे, यानी क्या बात बोला गया था, तो सबसे पहले यह बात बोला गया था कि आखिर हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या होगी, यानी सदस्यों की संख्या यानी सीट कितना होगा, तो आपके सबसे पहले प्रोविजन में क्या लिखा गया था कि संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा बनाने के लिए जो आपके सदस्यों की संख्या होगी, सदस्यों की संख्या, तो जो आपके सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आपके संविधान सभा को बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या का मतलब जो सदस्यों की संख्या बताया गया था वो कितना बताया गया था, 389 सीट होगा। तो जो आपका संविधान सभा बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या बताई गई थी वो कितना बताया गया, 389, जिसमें से जो आपका 296 सीट था यानी 296 296 जो सीट था वो कहां से आएगा, आपके ब्रिटिश प्रोविंस से आएगा। वो कहां से आएगा, आपके ब्रिटिश प्रोविंस से आएगा। अब ये ब्रिटिश प्रोविंस क्या होता है, वैसे क्षेत्र जिस पर क्या करते थे कि जो अंग्रेज थे वो डायरेक्ट रूल करते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। और जो आपका 93 सीट है यानी जो आपका 93 सीट है, यह कहां से आएगा, आपके प्रिंसली स्टेट से आएगा। प्रिंसली स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपका देसी रियासत कहते हैं। तो अब देसी रियासत किसे कहते हैं उसको भी हम समझा दे रहे हैं। जो आपके 93 सीट है वो कहां से आएगा, देसी रियासत से आएगा। तो देसी रियासत किससे कहते हैं, वैसे क्षेत्र जो आपके अंग्रेज थे वो तो इंडिया पे आए तो वो पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किए थे, लगभग 2/3 यानी जो 2/3 क्षेत्र था उस पर क्या किए थे, कब्जा किए थे। और आपके 1/3 क्षेत्र पर कौन थे, आपकी देसी रियासतें थी। तो आपकी देसी रियासतें वैसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, वहां के राजा के माध्यम से वो क्या करते थे, रूल करते थे, और वहां के राजाओं से क्या करते थे, वह टैक्स लिया करते थे। तो वैसे क्षेत्र क्या हुआ करते थे, देसी रियासत हुआ करते थे। तो हमने आपको बताया कि जो आपका कैबिनेट मिशन का जो फर्स्ट प्रोविजन था वह क्या था कि आखिर हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आखिर कितना सीट होना चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया कि 389 सीट को रखा गया, जिसमें से आपका 296 सीट कहाँ दिया गया, आपके ब्रिटिश प्रोविंस को दिया गया। और जो आपके 93 सीट थे वो किसको दिया गया, देसी रियासतों को दिया गया। तो इतना आपको बातें क्लियर हो गई कि आखिर कितने सीट होंगे, तो आपके 389 होंगे। ठीक है, तो अब इन सीटों का आधार क्या था, यानी किसी के मन में ऐसे ही आया कि बोल दिया कि हाँ सीट चलो 389 बोल देते हैं, नहीं। तो जो आपके सीटों का आधार था, यानी जो आपके सीटों का आधार था वह क्या था, जनसंख्या था। यानी बोला गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा, एक सीट का प्रावधान किया गया। तो आपके सीटों का आधार क्या था, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए सीटों का आधार क्या था, यानी सीटों का आपका आधार क्या था, तो जो आपका सीटों का आधार था वह क्या था, आपका जनसंख्या था। यानी जनसंख्या के आधार पर हमने क्या बोला कि इतना सीट होना चाहिए। तो कितना जनसंख्या, तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया। यानी भारत में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर कितना बोला गया कि एक सीट होगा। ऐसे करके पूरा कितना हुआ, 389 सीट हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे कैबिनेट मिशन का जो पहला प्रोविजन था वह क्या था कि आपके संविधान सभा बनाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389 होगी, जिसमें से 296 सीटें आपके ब्रिटिश प्रोविंस से आएगी और जो आपकी 93 सीटें हैं वह आपके देसी रियासत से आएगी। फिर हमने आपको बताया कि आखिर इन सीटों का आधार क्या था। ऐसे कोई नहीं बोल देगा ना कि चलो 389 सीट कर देते हैं, नहीं। तो आपके सीटों का आधार क्या था, जनसंख्या था। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या किया गया,
एक सीट का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई, जो हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या थी वो सारी चीजें। ठीक है, अब ये जो आपका सीट था, इस सीट को 3 समुदायों में बांटा गया था। समुदायों में बांटने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका सीट था, यानी सीटों को तीन समुदायों में बांटा गया था। 3 समुदायों में बांटा गया था कि इस समुदाय से इतने लोग आएंगे, बांटा गया था। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम अभी समझा रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपका सीट है उसको क्या किया गया था कि 3 समुदायों में बांटा गया था। 3 समुदायों का मतलब क्या होता है कि पहले लोग कौन थे, आपके पहले लोग मुस्लिम थे, यानी मुस्लिम और क्या था आपका सिख था व सामान्य लोग। इसमें हिंदू नहीं लिखा गया था। ठीक है, सामान्य लोग। अब सामान्य लोग में हमारे मुस्लिम तथा सिख को छोड़कर सारे लोग आ जाएंगे। तो जो आपका बोला गया कि जो हमारे आखिर कौन कौन से समुदायों से लोग आएंगे हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए, तो हमारे समुदायों को क्या किया गया, 3 समुदाय, मतलब जो हमारे सीटों के समुदायों को क्या किया गया, 3 समुदायों में बांटा गया। तो पहले मतलब जो समुदाय के लोग थे वह कौन थे, आपके मुस्लिम थे। यानी मुस्लिम लोग से क्या आएंगे, जैसे हमारे बोल सकते हैं कि हमने क्या बताया कि यहाँ पे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि क्या करेंगे, अपना कोई प्रतिनिधि चुनकर क्या करेंगे कि तुम जाओ और हमारे लिए तुम लॉ मेकिंग का काम करना, यानी संविधान सभा बनाने का क्या करना, काम करना। तो हमारे मुस्लिम समुदाय से लोग आएंगे। फिर हमने कहा कि कुछ सिख समुदाय से भी कुछ लोग आएंगे हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए। फिर हमने सामान्य समुदाय कर दिया, यानी सामान्य लोग मतलब इस मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने सारे लोग थे वो किस में आ जाएंगे, आपके सामान्य लोग में आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि सीटों को हमने क्या किया, 3 समुदायों में बांट दिया। जब 3 समुदायों में बांट दिया तो इतना चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब इनका इलेक्शन कैसे होगा, आखिर अब ये आएंगे कैसे, चुनाव होगा तभी तो आएंगे, नहीं तो ऐसे सारे लोग बोलेंगे कि हम भी संविधान का निर्माण करेंगे, हम भी संविधान का निर्माण करेंगे। तो अब इनका चुनाव होगा। ठीक है, जो आपके सदस्य हैं यानी समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेना। ठीक है, तो देखो आपके समुदायों के प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा, यानी प्रांतीय असेंबली द्वारा उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। उस समुदायों के सदस्यों, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम अब समझा रहे हैं। ठीक है, उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि आखिर आपके संविधान सभा को बनाने के लिए जो लोगों को बोला गया कि कितने लोग आएंगे, 389 लोग आएंगे। तो वो कैसे लोग आ जाएंगे, यानी कोई बैठा है उसके मन में आया कि चलो हम भी संविधान का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उनका इलेक्शन होगा। तो अब उनका इलेक्शन कैसे होगा, तो हमने आपको बताया कि हमारे सीटों को क्या किया गया था, 3 समुदायों में बांटा गया था। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे अब इनका इलेक्शन कैसे होगा, तो समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव, यानी हमने सीटों को 3 समुदायों में बांट दिया, मुस्लिम, सिख व सामान्य। तो समुदायों के सीटों का मतलब समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ आपके सिख लोग हैं, इसको ऐसे समझ लो। तो हम यहाँ पे क्या हमने लैंग्वेज लिखा है कि समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव, यानी यहाँ पे सिख लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, यानी अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, जो कि क्या करेंगे, संविधान सभा में बैठकर संविधान का निर्माण करेंगे। तो समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव हमारे प्रांतीय असेंबली द्वारा, यानी जो हमारे प्रांतीय असेंबली थी, प्रांतीय असेंबली द्वारा उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यानी जो सिख समुदाय के जो सदस्य लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने में से 10 लोगों को, 2 लोग, मान लो 10 लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, 10 में से 2 को निकालेंगे और कहेंगे कि तुम जाओ क्या करो, हमारे लिए संविधान सभा का तुम निर्माण करना। तो आखिर इनका
चयन कैसे किया गया? तो आपके इलेक्शन प्रोसेस द्वारा, यानी चुनाव कराया गया। तो चुनाव कैसे हुआ कि समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा हमारे उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था, यानी ऐसे किया गया। तो अब आपको संविधान सभा का जो गठन है, जो भी हमने आपको इसमें बातें बताई, हम उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए हमारे कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। आप एक बार बुक को भी रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें जितनी सारी लिखी गई है उतने हम आपको चीज बता दिए। तो अब हमारा क्या होता है कि चुनाव का परिणाम आता है, यानी चुनाव का नतीजा आता है कि इसमें से कौन सी सीटों पर कितने लोगों ने जीता, क्या क्या हुआ। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमने अब संविधान सभा की मांग को देख लिया, संविधान सभा का गठन देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखते हैं कि आखिर हमारे संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसी थी। देखिए, तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली, ठीक है। अब हम लोग संविधान सभा की क्या करते हैं, कार्य प्रणाली को देखते हैं। तो जो आपकी संविधान सभा थी, अगर संविधान सभा की सबसे पहली बैठक को हम लोग पूछे तो कब हुआ था, वो आपको हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए, जो आपकी संविधान सभा की हम लोग अब क्या करें, कार्य प्रणाली को देख रहे हैं। तो आपके संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, यानी आपके संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। डेट क्या करना है, याद करना है। आपके 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, आपके संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो आपके संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होता है। इस दिन की अध्यक्षता, यानी संविधान सभा की इस दिन की अध्यक्षता कह लो, या कह लो कि संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आपके संविधान सभा के पहले दिन की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि क्या थे, आपके अस्थायी क्या थे, अध्यक्ष थे। तो हम यहाँ पर अब आपको लिख दे रहे हैं कि आपके संविधान सभा के पहली बैठक की, संविधान सभा की पहली बैठक कि आपकी अध्यक्षता किसने किया था, आपकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आपके संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि क्या थे, यह एक अस्थायी क्या थे, अध्यक्ष थे। यह क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इतना बातें आपको समझ में आ रही है कि जो हमारा संविधान सभा की हमने कार्य प्रणाली को स्टार्ट किया। तो हमने आपको कहा कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक, यहाँ पे तारीख लिख लो, ठीक है, हमने यहाँ पे डेट छोड़ दिया कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, आपके संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो हमने क्या बताया कि हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो इस दिन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो कि क्या थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपके 9 दिसंबर 1946 को तो इतना चीजें हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि आपके 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया जाता है, हमारे 11 दिसंबर 1946 को उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना
दिया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि आपका संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो उस दिन की पहली मतलब पहले दिन की अध्यक्षता बोल लो या पूछ देगा आपके एग्जाम में कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन आपके 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या करते हैं, आपका अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। और फिर हम लोग 11 दिसंबर 1946 को ही क्या करते हैं, आपके बी.एन. राव को, यानी जो हमारे बी.एन. राव थे उनको क्या करते हैं हम लोग संविधान का सलाह, बी.एन. राव को हम लोग क्या करते हैं, आपके संविधान का संवैधानिक सलाहकार बना देते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को हम लोग दो काम को हमने किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया। फिर हमने बी.एन. राव को क्या किया, हमारे संविधान का संवैधानिक सलाहकार बना दिया। संवैधानिक सलाहकार बना दिया। तो इतना चीजें आपको समझ में आ रही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपके संविधान की कार्य प्रणाली को पढ़ रहे हैं, यानी संविधान सभा की कार्य प्रणाली को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने आपको पहली चीज क्या बताया कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो आपके 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, आपके संविधान सभा की बैठक होती है, पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो कि क्या थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर हमने आपको क्या बताया कि 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर हमने आपको एक और पॉइंट बताया कि हमारे 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, बी.एन. राव को हमारे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए, तो 11 दिसंबर तक तो हम लोग चीजों को देखकर आ गए। फिर आपका 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जो हमारे नेहरू जी थे वो क्या करते हैं, आपके संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करते हैं। अभी आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे नेहरू जी क्या करते हैं, हमारे नेहरू जी क्या करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, यानी आपका उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो आपके उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें लिखी गई थी, आपके एनसीईआरटी में कह लो या आपके एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पूरा उसके प्रोविजन को बताया गया है। लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, हम उसको बता रहे, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। अब ये जो आपके 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया, तो इसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है, हमारे संविधान में अपना लिया जाता है। यानी जब हम संविधान सभा बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने कहा कि हम क्या ला रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव ला रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ला रहे हैं, जिसका क्या उद्देश्य है। तो आखिर आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पहली बात क्या लिखी गई थी कि जो हमारा भारत देश होगा, यानी जो हमारा भारत देश होगा वह कैसा होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के हमारे क्या मतलब प्रोविजन किए गए थे, उसकी पहली बात क्या थी, यानी उसका पहला लाइन क्या था कि जो हमारा भारत होगा, भारत कैसा देश होगा, तो जो आपका भारत होगा, भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। ये आपका पहला लाइन था। अब पहले लाइन को ही हम लिखते हैं, उसका थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं, और जो इसके बारे में प्रोविजन है वो बुक में देख लेना, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की जो पहली बात थी वह क्या थी कि हमारा जो भारत देश है, यानी जो आपका भारत देश है वह कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और गणराज्य होगा। अब स्वतंत्र मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रीडम। अब हम यहाँ पे क्या कर दे, संप्रभु के मतलब समझा दे रहे,
एक। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी देश जो कि अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों से रिलेटेड जो भी मामले हैं, जो भी निर्णय है उसको लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको क्या कहते हैं? उस देश को हम लोग संप्रभु देश कहते हैं। तो संप्रभु का मतलब आपको समझ में आ गया। और गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि जो आपके हेड ऑफ नेशन है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या हो? इलेक्टेड हो। तो आप सबको पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति का यहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है। तो इन्होंने पहली बात हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या कहा कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश कैसा होना चाहिए? तो जो आपका भारत देश है वह स्वतंत्र, संप्रभु और स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना चाहिए। और इसके बारे में भी बहुत सारी प्रोविजन है, वो आपके बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमने आपको बताया कि इसके आखिर प्रोविजन क्या थे। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे नेहरू जी ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया, जिसको हमारे संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को अपना लिया जाता है। तो इतना आपको चीजें समझ में आ रही है कि 13 दिसंबर तक हमने आपको कहानी को लाया। फिर क्या होता है कि आपके 13 दिसंबर के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 26 नवंबर 1949 का क्या था? तारीख था, यानी 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि आपका जो संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। यानी जो आपका संविधान है यह पूर्ण रूप से क्या होता है? बनकर तैयार हो जाता है। संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि ये तारीख आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके पीसीएस वगैरह में स्टैटिक चीजें पूछ लेता है, ठीक है। कि आपका जो संविधान सभा है वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। और जो आपका 26 नवंबर 1949 का डेट है, इस दिन एक और काम को किया जाता है। और आपके 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है? हमारे संविधान को आंतरिक रूप से लागू कर दिया जाता है। आंतरिक रूप का मतलब क्या हुआ? देखो, आंतरिक रूप से संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका 26 नवंबर 1949 का तारीख है, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आंतरिक रूप से लागू कर दिया जाता है। अब आपको आंतरिक रूप का मतलब क्या होता है कि इस दिन केवल हमारे 16 आर्टिकल्स को लागू किया गया था। यानी जो आपका 26 नवंबर 1949 का जो तारीख है, थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं? ऊपर कर ले रहे हैं, ताकि हमें लिखने में क्या होगा? अच्छा होगा। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि हमारे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। और हमारे 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? हमारे संविधान को आंतरिक रूप से लागू कर दिया। अब जब आंतरिक रूप से लागू किया, आंतरिक रूप का मतलब क्या होता है कि इस दिन हम लोगों ने क्या किया? केवल 16 आर्टिकल्स को लागू किया। केवल 16 आर्टिकल्स को क्या किया? हमने लागू किया। अब वह 16 आर्टिकल्स कौन थे उसका हम नाम क्या करेंगे? लास्ट में लिखवाएंगे, अभी नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है कि हमारे संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। फिर आपके 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। फिर हमने आपको क्या बताया कि हमारा जो 13 दिसंबर 1946 का तारीख है, उस दिन हमारे नेहरू जी संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करते हैं। फिर हमने आपको आगे कहानी बताया कि जो आपका 26 नवंबर 1949 का तारीख है, इस दिन हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हमारे 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंतरिक रूप से लागू कर दिया जाता है। अब आंतरिक रूप का मतलब क्या होता है कि इस दिन केवल 16 आर्टिकल्स को हमने लागू किया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, क्योंकि जो आपका अंतिम बैठक का जो तारीख है उस तारीख को पूछ लेता है कि आपके संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक कब होती है। तो आपके संविधान सभा का जो अंतिम
जो आपका अंतिम बैठक है वह कब होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपका 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। तो उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारे संविधान का अंतिम बैठक होता है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, आपके संविधान का अंतिम बैठक होता है। संविधान का अंतिम बैठक होता है, अंतिम बैठक होता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ रही है कि हमारे संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है। तो आपका 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारे संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, आपके 26 जनवरी यानी आपके 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं, आपके संविधान को क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। तो आपका 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, आपका संविधान लागू होता है। संविधान आपका क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। हम लोगों ने लगभग क्या किया, आपके संविधान सभा का जो गठन है ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर आपका फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। यानी पाकिस्तान क्या करता है, बहुत लंबे समय से अलग देश की मांग करता है। फिर होता क्या है कि फिर फाइनली जब संविधान सभा पूर्ण रूप से बनकर तैयार भी नहीं होता है, बीच में क्या होता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो जब पाकिस्तान अलग होता है यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, तो उसके बाद थोड़ा सा क्या किया जाता है, हमारे संविधान सभा में कुछ बदलाव किया जाता है। यानी हमारे संविधान सभा में 3 ऐसे बदलाव किए गए थे, उसको हमें देखना है कि आखिर हमारे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हमारे संविधान सभा में कौन ऐसे 3 बदलाव किए गए थे उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद कौन कौन से ऐसे चेंजेस थे जिसको किया जाता है, तो हम उसको देखते हैं। तो हमारे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हमारे संविधान सभा में 3 बदलाव किए जाते हैं। अब वह 3 बदलाव कौन थे उसके देखते हैं। तो देखो, हमारे संविधान सभा में 3 बदलाव किए जाते हैं। अब वह 3 बदलाव कौन थे उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले पानी पी ले रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हमारे संविधान में कौन से, संविधान सभा में 3 ऐसे कौन बदलाव किए गए थे। ठीक है, तो आपका जो पहला बदलाव किया गया था, यानी पहली बात क्या बोलेगी हमारे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद, कि जो हमारी संविधान सभा है, यानी हमारे संविधान सभा को क्या कर दिया गया, संप्रभु बना दिया गया। यानी जो आपकी संविधान सभा है, संविधान सभा को क्या बना दिया गया, एकदम पूरी तरह संप्रभु बना दिया गया। संप्रभु, अभी इसका क्या मतलब है हम अभी समझा रहे हैं। ठीक है, यानी हमने आपको क्या बताया कि जब हमारा देश आजाद होता है यानी पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। तो जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है तो हमारे संविधान सभा में 3 बदलाव किए जाते हैं। तो 3 ऐसे बदलाव कौन थे हम उसको बता रहे हैं। तो आपका जो पहला बदलाव था वह क्या था कि हमने अपने संविधान सभा को पूरा तरह क्या कर दिया, संप्रभु बना दिया। यानी अब हमने क्या किया कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, अब हमने उनको यह
अधिकार दे दिया कि आपके पास सब यह अधिकार है कि आप ब्रिटेन के कानून को आप अपने संविधान सभा में शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब यह क्या हो गया, ये आपकी मर्जी हो गई। यानी अब आप देख लेना कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कि ब्रिटेन द्वारा बने हैं, वो हमारे भारत के लिए सही हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहला काम तो ये किया कि हमने क्या किया, अपने संविधान सभा को संप्रभु बना दिया। और हमने दूसरा काम क्या किया कि हमने अपने संविधान सभा को विधायी तथा कार्यकारी दोनों काम दे दिया। अब विधायी तथा कार्यकारी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, देखिए हमारे संविधान सभा को हमने क्या कर दिया, विधायी तथा कार्यकारी दोनों काम दे दिया। विधायी का मतलब क्या होता है और कार्यकारी का मतलब क्या होता है, टेंशन नहीं लेने का, हम यहीं पर अभी बता रहे, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि दूसरा बदलाव क्या किया गया कि जो हमारी संविधान सभा है उसको हमने क्या कर दिया, विधायी तथा कार्यकारी दोनों काम हमने क्या किया, सौंप दिया। विधायी का मतलब क्या होता है कि अब संविधान सभा क्या करेगी, कानून बनाएगी हमारे लिए। और कार्यकारी का मतलब क्या होता है कि हमने संविधान सभा को यह अधिकार दे दिया कि वह देश के लिए आम कानून को लागू कर सकती है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो विधायिका का मतलब क्या होता है, जो हमारे देश के लिए कानून बनाती है। और कार्यपालिका का क्या काम होता है कि वह हमारे उस कानून को लागू करती है। तो वही काम हमारे संविधान सभा को बोला गया कि लेकिन जो हमारी संविधान सभा थी, अभी तो ये तीनों बॉडी अलग अलग है, लेकिन जब हमारी संविधान सभा बनी थी तो उस समय हमारे संविधान सभा को यह दोनों पावर दे दिया गया, विधायी तथा कार्यकारी दोनों। तो कार्यकारी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी संविधान सभा है वह देश के लिए आम कानून लागू कर सकती है। तो यह दूसरा चेंजिंग हुआ। अब हमारा तीसरा बदलाव क्या किया गया कि जब हमारा पाकिस्तान हमारे से अलग होता है तो पहले तो 389 सदस्य थे पाकिस्तान और भारत को दोनों को मिलाकर, लेकिन जब आपका पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है तो अब हमारे भारत में 299 सीटें केवल क्या होती है, बच जाती है। तो सीटों में थोड़ा सा बदलाव हुआ कि पहले 389 सीट हुआ करता था, अब कितना बच गया, 299 सीट बच गया। तो ये 3 बदलाव थे जो कि क्या थे, आपके स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद किए गए, ठीक है। तो पहला बात हमने आपको पहली चेंजिंग क्या बताया कि हमने क्या किया, अपने सभा को यानी संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु बना दिया। यानी जो हमारी जो हमारी संविधान सभा है, अब उसके पास यह अधिकार है कि वह ब्रिटेन के कानून को अपने संविधान सभा में शामिल कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, अब इसकी मर्जी हुआ। फिर हमने आपको जो हमारी संविधान सभा है उसको हमने विधायी तथा कार्यकारी दोनों काम सौंप दिया। फिर हमने क्या किया कि थोड़ा सा सीटों में परिवर्तन किया। पहले हमारी सीटें 389 थी, फिर हमने क्या किया, 299 हमारी सीटें हो गई। तो इतना बदलाव किया हुआ हमारे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हुआ। अब हमने पूरी तरह मतलब बोल सकते कि अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हमारे जो संविधान सभा को बनाने के लिए 6 अलग अलग समितियां बनाई गई थी, उसके नाम को क्या करना है, थोड़ा सा यानी जो उनके अध्यक्ष के नाम थे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा गठित के लिए अलग अलग संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की 6 अलग अलग समितियां, 6 अलग अलग समितियां, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपके संविधान सभा को बनाने के लिए हमने 6 अलग अलग समितियों को बनाया था। अब हम लोग उसको देखते हैं कि हमारी 6 अलग अलग समितियां कौन थी। देखिए तो आखिर आपके संविधान सभा को बनाने के लिए 6 अलग अलग समितियां कौन थी। तो जो आपकी पहली समिति का नाम था उसका क्या नाम था, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली समिति का नाम क्या था, आपका संघ समिति। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, सारे समितियों के अध्यक्ष का नाम हम एक बार में लिख देंगे, ठीक है। और आपकी दूसरी समिति बोलो प्रारूप समिति थी। और आपकी तीसरी समिति कौन थी, प्रांतीय समिति थी। और आपकी चौथी कौन सी हो गई थी,
कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, ये सारी चीजें आप सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपके बुक में लिखा है, ठीक है। फिर आपकी 5वीं समिति कौन सी हो गई, आपकी संघ समिति हो गई। फिर आपका मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। फिर आपका 6ठा समिति कौन हो गया, झंडा इसको क्या बोलते हैं, झंडा समिति, यानी जो हमारे देश की झंडा है उसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए भी क्या किया गया था, अलग से समिति बनाया गया था। तो झंडा समिति यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपके संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे संघ समिति के अध्यक्ष का नाम कोई पूछेगा तो इसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी थे। तो हमारे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। और आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और इसके भी क्या थे, 7 अलग अलग सदस्य थे, उसका नाम आप बुक में देख लेना, ठीक है। और आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके सरदार पटेल थे, सरदार पटेल क्या थे, आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और कार्य संचालन के कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपके मौलिक अधिकारों के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर, ठीक है। और आपके झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी प्लस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इतनी सारी चीजें हमने क्या किया, जो आपके बुक में लिखा था, जो आपके बुक में पढ़ने के लिए जो आपके सिलेबस को बनाया गया था उसको हमने पढ़ लिया कि हमारे संविधान सभा का निर्माण, हमने आपको आज टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें से हमने आपका पहली चीज क्या बताया कि आखिर हमारे संविधान सभा की मांग किसने की, संविधान सभा की मांग ऑफिशियली तरीके से किसने किया। तो एक बार हम चीजों को रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। तब फिर क्या करेंगे, हम लोग अपने क्लास को खत्म कर देंगे और फिर जो इसके अगले मतलब वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका 1934 में MN रॉय ने हमारे संविधान सभा की मांग की। फिर 1938 में हमारे नेहरू जी ने बोला कि हमारा जो संविधान है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बनना चाहिए। और फिर 1940 में क्या आता है, आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर आपका 1942 में क्या आता है, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। फिर हमने आपको क्या बताया कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया। फिर 1945 में आपके ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन होता है तो 2 पार्टी थी, ये सारी चीजें हमने क्या बताया, आपको बता दिया। फिर क्या होता है, आपके कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन के 2 प्रावधान थे, यानी 2 काम दिए गए थे कि पहला क्या करो, संविधान सभा की तुम क्या करो, निर्माण करो और एक अंतरिम सरकार बनाना, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के आधार पर होता है। तो हमने आपको बताया कि इस कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रोविजन थे। तो आपका पहला प्रोविजन क्या था कि संविधान सभा बनाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 389 होना चाहिए, जिसमें से 296 हमने ब्रिटिश प्रोविंस को दिया और 93 सीटें हमने देशी रियासतों को दिया। तो हमने अब फिर आपसे पूछा कि आखिर इन सीटों का आधार क्या था। तो आपके सीटों का आधार क्या था, जनसंख्या था। यानी जो आपके सीटों का आधार क्या था, वह क्या था, आपका जनसंख्या था। तो बताया गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, यानी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या होनी चाहिए, एक सीट का क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। इतनी सारी हमने बताया चीजों को। और फिर हमने आपको बताया कि ये इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। तो इनके सदस्यों का चुनाव हमने बताया कि प्रांतीय असेंबली द्वारा उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। इतनी सारी चीजें हमने बताया। फिर हमने आपको बताया कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली को हमने बताया। तो हमने
कहा कि आपके संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी पहली अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। फिर क्या होता है कि आपके 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और हमारे BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। फिर हमने आपको क्या बताया कि हमारे 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो नेहरू जी थे वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। फिर हमने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आंतरिक रूप से लागू भी कर दिया जाता है, जिस दिन केवल 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे। फिर हमने क्या बताया कि आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो हमारे संविधान लागू होने से 2 दिन पहले क्या होता है? आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक होता है। फिर फाइनली हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू कर देते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो आपका पाकिस्तान है वो बहुत लंबे समय से अलग देश की मांग करता है, तो फिर फाइनली वो हमारे भारत से अलग हो जाता है। उस समय पे हमारा संविधान सभा भी पूरी तरह से बन नहीं पाया था। तो फिर बीच में क्या आता है? आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। तो जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है तो उसके बाद हमारे संविधान सभा में 3 बदलाव किया जाता है, जिसमें जो आपका पहला बदलाव था वो क्या था कि हमारा जो संविधान सभा है उसको हमने संप्रभु बनाया और दूसरा हमने संविधान सभा को दोनों काम दे दिया कि तुम विधायिका का भी काम करो और तुम कार्यकाल यानी जो कार्यपालिका का काम होता है उसका भी करो। और फिर हमने थोड़ा सा अपने सीटों में परिवर्तन किया। तो इतना परिवर्तन करने के बाद हमने क्या किया कि आपके संविधान सभा की 6 अलग अलग जो समितियां थी उसके अध्यक्ष के नाम को देखा कि इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। फिर हमने आपको बताया कि आपके प्रारूप समिति के भी 6 अलग अलग 7 अलग अलग सदस्य थे, उनके नाम को आपको देखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आपका जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा? आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस पर हम लोग पढ़ेंगे।